23 दिसंबर के लिए हमारे पास 2 एडिटोरियल हैं। दूसरा एडिटोरियल है सीएसआर यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर, और पहला एडिटोरियल है बांग्लादेश की जो राजनीतिक स्थिति है उसको लेकर। बांग्लादेश में भारी हिंसा का माहौल चल रहा है, राजनीतिक अस्थिरता चल रही है। पिछले जुलाई में जब वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, वे विरोध प्रदर्शन अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि अब वहाँ पर सरकार बदल चुकी है, वहाँ पर एक अंतरिम सरकार काम कर रही है, लेकिन फिर भी हिंसा का माहौल जारी है और राजनीतिक अस्थिरता से बांग्लादेश जूझ रहा है। अभी पिछले गुरुवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ जो आंदोलन करने में प्रमुख नेता थे, और ये प्रमुख नेता थे उस्मान हादी इस पूरे आंदोलन में उभर कर एक छात्र नेता सामने आए थे। इन्हें गोली मार दी गई। इनका इलाज सिंगापुर में चल रहा था और इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। और मौत के बाद बांग्लादेश में फिर से एक बार हिंसा भड़की है और कई ऐसी घटनाएं हुई है, हिंसक घटनाएं, जिनमें कुछ लोगों की हत्या कर दी गई। ये जो उस्मान हादी हैं, उस्मान हादी वैसे तो लोकतांत्रिक विचारों की, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की वकालत करता था, लेकिन कट्टर इस्लामवादी है और भारत का कट्टर आलोचक है। और इन्होंने मुहिम चलाई थी जो शेख हसीना के खिलाफ, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन बांग्लादेश में अभी जो विचारधारा चल रही है, बांग्लादेश में अभी जो विचारधारा हावी है अधिकतर लोगों के ऊपर, ये लोग बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम यानी कि अपने खुद के इतिहास से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन सभी निशानियों को मिटाया जा रहा है जो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम से जुड़ी हुई थी। यहाँ तक कि बांग्लादेश के जो जनक कहे जाते हैं, बांग्लादेश के सबसे बड़े नेता मुजीबुर रहमान, उनकी प्रतिमाओं को भी तोड़ा जा रहा है, उनके आवास पर भी हमले हुए हैं, कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई, कई मंत्रियों के ऊपर हमले हो रहे हैं। और जमात इस्लामी कौन है? जो शेख हसीना की पार्टी थी आवामी लीग, उसका विरोधी दल था जमात इस्लामी। इसके ऊपर अभी तक प्रतिबंध था, लेकिन नई सरकार के आने के बाद प्रतिबंध हटा है और ये छात्र और ये प्रदर्शनकारी जमात इस्लामी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग का विरोध कर रहे हैं और मुस्लिम लीग को प्रतिबंधित भी कर दिया है। ऊपर से सबसे चिंता की बात यही है कि यहाँ पर बांग्लादेश में अपने मुक्ति संग्राम से जुड़ी हुई यादों को ये मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात यही है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होता है, हर देश में होता है, होता रहता है, लेकिन एक भीड़ या एक तबका अपने ही देश का, अपने ही इतिहास को मिटाने पर जब तुल जाता है, तो ये किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के इतिहास के लिए, किसी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हो सकता है। 12 दिसंबर को कुछ लोगों ने इन्हें गोली मार दी थी और 18 दिसंबर को सिंगापुर में एक अस्पताल में इनकी मौत हो गई है। इसके बाद बांग्लादेश में बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, लाखों की भीड़ जमा हो गई, लोग सड़कों पर हिंसा करने के लिए उतर गए और कई अप्रिय घटनाएं हुई हैं, कई लोगों की हत्या तक कर दी गई है। सरकार की तरफ से, मतलब वहाँ की जो अंतरिम सरकार है, उसके जो प्रमुख सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस, उनकी तरफ से बताया गया है कि कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी भी इस बात का स्पष्टता से, इस बात का क्लियरली पता नहीं चला है कि इनकी हत्या के पीछे कौन था, इन्हें किसने गोली मारी। हालांकि वहाँ का जो कट्टरपंथी तबका है, बांग्लादेश का कट्टरपंथी तबका कह रहा है कि उनकी हत्या के पीछे भारत है, भारत ने इन्हें मरवाया है, लेकिन यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। जब इनकी मौत हुई उसके बाद बांग्लादेश में हिंसक भीड़ ने, अराजक भीड़ ने वहाँ के प्रमुख अखबारों, जिनमें प्रथम आलो और द डेली स्टार है, उनके ऑफिसेस पर भी हमला किया है और आग लगा दी बिल्डिंग्स में, उनके ऑफिस में। अंदर कई कर्मचारी फंस गए, उनकी जान को खतरा था। हालांकि वहाँ की सेना ने मदद करके सारे कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला है, लेकिन बांग्लादेश अभी भी अराजकता, बांग्लादेश अभी भी कानून व्यवस्था की कमी और बांग्लादेश अभी भी नफरत की आग में जल रहा है। कई पूर्व मंत्रियों पर हमले हुए हैं, अवामी लीग के कार्यालय पर हमले हुए हैं और मुक्ति के जो नायक थे, बांग्लादेश की मुक्ति में सबसे बड़े जो नेता थे मुजीबुर रहमान, उनके आवास पर भी हमले हुए हैं। इन सब घटनाओं के साथ एक बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना हुई है और वो हुई है वहाँ के मेमनसिंह शहर में ईस निंदा के आरोप में, मतलब हजरत मोहम्मद के अपमान के आरोप में, उनके खिलाफ बोले गए शब्दों के आरोप में, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में एक 25 वर्षीय हिंदू युवक की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी और फिर उन्हें एक पेड़ से बांधकर जला दिया गया। लोग इस अराजक घटना को एंजॉय कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे, वीडियो बना रहे थे।
यह पूरी घटना बांग्लादेश के लिए और भारत के लिए भी ठीक नहीं है। यहाँ पर भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठे हैं और पुरानी जो सरकार है, शेख हसीना की सरकार, उनके तानाशाही रवैये और उनकी नाकामियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जब अभी वर्तमान में बांग्लादेश में शेख हसीना नहीं है, सरकार बदल चुकी है, अंतरिम सरकार काम कर रही है, फिर भी अप्रिय घटनाएं हो रही है, इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश में एक अराजक माहौल बन चुका है। बांग्लादेश में कुछ लोग हैं जो बांग्लादेश को अस्थिर करना चाहते हैं, बांग्लादेश की शांति को भंग करना चाहते हैं। बांग्लादेश एक डेवलपिंग कंट्री थी, बहुत तेजी से बांग्लादेश का विकास हो रहा था और इस विकास में ये कट्टरपंथी लोग रोड़ा अटकाना चाहते हैं, इन्हें रोकना चाहते हैं और बांग्लादेश के सामाजिक सौहार्द को खराब करना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो शेख हसीना का सत्तावादी यानी कि एक तानाशाही रवैये जैसी सरकार वे चला रही थी, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप थे, बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियां हो रही थी, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को भी नुकसान हो रहा था, कई विपक्ष के नेताओं को और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को जेल में भी डाला गया था। लेकिन शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद कम से कम बांग्लादेश में शांति बननी थी, बांग्लादेश में शांति स्थापित होनी थी, सामाजिक सौहार्द स्थापित होना था और एक नई सरकार बननी थी। लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अभी भी बांग्लादेश में बांग्लादेश की विचारधारा के ऊपर, बांग्लादेश के बहुसंख्यक लोगों के ऊपर कट्टरपंथी विचारकों का, कट्टरपंथी सोच का असर दिखाई दे रहा है और जो बांग्लादेश को नफरत की आग में जला रहा है। बांग्लादेश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद बांग्लादेश के लोगों ने पैदा कर लिया है। जब प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तो उस आंदोलन में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा था, व्यापक हिंसा हुई, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा था, अवामी लीग पर यहाँ तक कि प्रतिबंध लगा दिया और जमात इस्लामी पर लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया। अब ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस इस्लामवादी ताकतों, मतलब वहाँ का जो कट्टरपंथी तबका है, उसको नियंत्रित करने में सफल नहीं रहे हैं और अभी भी पूरा देश आंतरिक सुरक्षा, अव्यवस्था, सामाजिक अव्यवस्था का शिकार हो रहा है। एडिटोरियल में सिर्फ इतनी ही बातें थी। ये जो नेता थे उस्मान हादी, वैसे तो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की वकालत करता था, लेकिन इसने भारत विरोधी कई बयान दिए, ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात कही और ग्रेटर बांग्लादेश में न केवल आज का बांग्लादेश बल्कि इसके आसपास का जो बंगाली भाषी एरिया है, मतलब जो भारत के क्षेत्र हैं, उन्हें भी शामिल करने की बात कही, यानी सीधे सीधे भारत की संप्रभुता को भी चुनौती दी और वहाँ के भीड़ को उकसाने में इसका महत्वपूर्ण हाथ रहा है। और अब जब इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उसके बाद एक बार फिर से हिंसा भड़की है। हालांकि सरकार ने, बांग्लादेश की सरकार ने अभी नहीं बताया है कि इनकी हत्या के पीछे कौन था। हालांकि कुछ संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन वहां पर अभी भी शांति नहीं है और ये हिंसा और ये नफरत बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि हत्याएं भी हो रही हैं। जब बात बांग्लादेश की हो रही है तो हमें बांग्लादेश से लगे हमारे स्टेट्स के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो बांग्लादेश से भारत का पश्चिम में लगा हुआ है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद यहाँ पर लगा हुआ है आसाम, आसाम के बाद मेघालय, मेघालय के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश से लगे हुए भारत के स्टेट्स को एक ट्रिक से याद रखा जा सकता है, जिसमें M T A ममता और B फॉर बनर्जी। इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। M का मतलब हुआ मेघालय, M का मतलब हुआ मिजोरम, T मतलब त्रिपुरा, A फॉर आसाम और B से वेस्ट बंगाल। तो इतने स्टेट लगते हैं बांग्लादेश से भारत के, जिसमें सबसे बड़ी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। पश्चिम बंगाल, फिर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद बांग्लादेश के यदि हम मैप को देखें, इसमें स्टेट्स को देखें, तो ये जो प्रमुख स्टेट है जिसमें चिटगांग है, सिलहट है, ढाका है, रंगपुर है, राजशाही है, खुलना है और बारिशाल है। इंपॉर्टेंट रिवर्स को देखें तो इंपॉर्टेंट रिवर्स में जो भारत से बहते हुए जाती है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जब बांग्लादेश में ये जाती है तो वहाँ पर इसे जमुना कहा जाता है। और वैसे ही गंगा जब बांग्लादेश में जाती है तो उसे पद्मा कहा जाता है और जब दोनों नदियाँ मिलती हैं तो उसे मेघना कहते हैं। तो जमुना, पद्मा, मेघना, ये तीन प्रमुख नदियां हैं, मतलब नदियां, दो नदियां मिलती हैं और एक बड़ी नदी बनाती है और फिर आगे चलकर ये डेल्टा में मिल जाती है। फिर तीस्ता नदी, तीस्ता नदी भी सिक्किम, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है।
फिर एक नदी है भारत से होते हुए जाती है जिसे भारत में बराक कहते हैं। बराक नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसमें दो धाराएं बहती हैं। उत्तर वाली धारा को सूरमा कहते हैं और दक्षिण वाली धारा को कुशियारा कहते हैं। तो सूरमा कुशियारा दोनों धाराएं बराक से निकलती हैं और आगे चलकर फिर से मिलकर मेघना नदी में चली जाती हैं। ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है और गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। और तीस्ता नदी सिक्किम पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में जाती है और ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। हमें बांग्लादेश में दो चीज़ें याद रखनी है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश से लगे हुए भारत के कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इसके अलावा जो नदियां हैं, नदियां इंपॉर्टेंट हैं। ब्रह्मपुत्र जमुना है, गंगा पद्मा है, दोनों मिलती है उसके बाद मेघना बनती है। और सूरमा नदी बराक का ही आगे एक्सटेंशन है, मतलब जो बराक है वो भारत में बहती है। भारत में जब नदी बहती है उसको बराक कहते हैं और बांग्लादेश में जाती है दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा को, उत्तर वाली धारा को कहते हैं सूरमा और दक्षिण वाली धारा को कहते हैं कुशियारा। इस टॉपिक से मेंस के लिए हमारे लिए सवाल हो सकता है कि बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम में भारत की सहायता के परिणाम स्वरूप भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में काफी सुधार हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। हमने देखा कि जब बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम चल रहा था उस समय भारत में करोड़ों शरणार्थी बांग्लादेश से आ चुके थे। मुक्ति संग्राम में भारत मदद कर रहा था, वहाँ पर बेसिक सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा था। चूंकि भारत में बड़े पैमाने पर शरणार्थी आए थे तो भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी चुनौती थी, लेकिन भारत ने मुक्ति संग्राम में बांग्लादेश की मदद की। पाकिस्तान के अत्याचारों जुल्मों से बांग्लादेश को बचाया। भारत की सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन वर्तमान समय में जो चुनौतियां हैं, वर्तमान समय में चूंकि सत्ता परिवर्तन हो चुका है, वहाँ की जो मुख्य दो राजनीतिक धाराएं हैं, एक धारा जो थी आवामी लीग की, मुजीबुर रहमान की, शेख हसीना की, वो धारा भारत से वैचारिक निकटता रखती है। और जबकि दूसरी जो विचारधारा जमात इस्लामी की, उस विचारधारा का संबंध ज़्यादा करीबी पाकिस्तान के साथ है। हालांकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में हज़ारों लाखों लोगों की हत्याएं की, बलात्कार किए, कई अत्याचार किए, लेकिन फिर भी वहाँ का एक तबका है जो पाकिस्तान से अपने वैचारिक संबंध रखता है, पाकिस्तान से वैचारिक निकटता रखता है। तो एक तो राजनीतिक स्तर पर भारत और बांग्लादेश में चुनौतियां हैं, उसके अलावा कुछ नदियों को लेकर, जैसे तीस्ता नदी को लेकर, फिर घुसपैठ को लेकर, स्मगलिंग को लेकर, ये सारी समस्याएं भारत और बांग्लादेश में अभी भी बनी हुई है। और ये चुनौतियां भारत और बांग्लादेश के संबंध में फिलहाल बहुत ज़्यादा दोनों संबंधों को प्रभावित कर रही है। दोनों देशों के संबंधों में काफ़ी बड़ी चुनौती बनकर अभी उभरे हैं। तो ये बातें हमें लिखनी है। पहले थोड़ा सा इतिहास बताना है, थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी है, किस तरह से भारत और बांग्लादेश के संबंध आगे बढ़े, और फिर वर्तमान समय में फिलहाल जो प्रेजेंट में चुनौतियां आ रही हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। दूसरा एडिटोरियल है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर। सीधे शब्दों में कहें, आप इस एडिटोरियल को पढ़ सकते हैं, लेकिन साफ और सीधे शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो CSR है, क्योंकि CSR में कंपनियां अभी तक जैसे गरीबी पर, सामाजिक कार्यों में, शिक्षा के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, रोजगार निर्माण के लिए, ग्रामीण विकास के लिए काम कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें पर्यावरण को होने वाली क्षति, पर्यावरण को होने वाले नुकसान की भरपाई भी शामिल होनी चाहिए। और कॉरपोरेट पर्यावरणीय जिम्मेदारी को भी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल कर दिया है और कंपनियों से कहा है कि उन्हें पर्यावरण के लिए भी खर्च करना है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संबंध में यह फैसला आया था क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वाला जो क्षेत्र है, मतलब थार है, क्योंकि थार के रेगिस्तान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के हैबिटेट्स हैं, वहाँ पर ट्रांसमिशन, बिजली की लाइनें बिछ रही है और बिजली की लाइनों में अपनी उड़ान के दौरान बिजली के तारों में फंसकर इनकी मौत हो जाती है। और इसको लेकर पर्यावरणविदों ने, संरक्षणवादियों ने, जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए काम करते हैं, उन्होंने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए इस सारा प्रयास किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पर्यावरण संरक्षण को CSR में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि कंपनियां CSR को केवल एक दान की तरह न देखें, केवल सिर्फ सामाजिक क्षेत्र तक सीमित न रखें, बल्कि इसका खर्चा पर्यावरण के लिए भी होना चाहिए। भारत के संविधान के आर्टिकल 51A(c) में कहा गया है कि पर्यावरण को लेकर
इसमें कई बातें कही गई है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई बातें कही गई है, नदियों के संरक्षण को लेकर कई बातें कही गई है, वनों के संरक्षण को लेकर बात कही गई है। तो उसके अनुरूप ये फैसला है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी फैसला आया है। खुशी की बात है, चूँकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का हैबिटेट थार के रेगिस्तान में है। थार के रेगिस्तान के अलावा भी दूसरे क्षेत्रों में है, जैसे गुजरात के एरियाज़ में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है। और ये पक्षी है क्रिटिकल इंडेंजर्ड IUCN की लिस्ट में बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, गंभीर रूप से खतरे में है। WPA यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा संवेदनशील और ख़तरे में है ये जीव और इसे बचाना ज़रूरी है। ये एक संकेतक पक्षी है और इसकी उपस्थिति बताती है कि कहीं किसी जगह पर जहाँ पर इनका हैबिटेट है वहाँ पर पर्यावरण स्वस्थ है, वहाँ का जो ग्रासलैंड है वो स्वस्थ है और इसको लेकर चिंताएं जताई जा रही थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब इससे क्या होगा, पर्यावरणविदों को, पर्यावरण संरक्षणवादियों को पैसा मिलने की उम्मीद है और इस धन का उपयोग इन्हें बचाने के लिए किया जा सकता है, जो कि एक सकारात्मक कदम है। 2021 में भी एक ऐसा ही फैसला आया था जिसमें ट्रांसमिशन लाइनों के ओवरहेड ट्रांसमिशन बनाने पर रोक लगा दी गई थी। मतलब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स क्या होती है, जो आप खंबे देखते हैं इन्हें ओवरहेड मतलब ज़मीन के ऊपर लगाए जाते हैं और इनमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उड़ान के दौरान फंसते हैं और इनकी मौत हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखकर फैसला दिया गया था कि इनको अंडरग्राउंड बिछाया जाए ताकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की आबादी को कोई नुकसान न हो। 2024 में भी एक समिति बनाई थी ताकि डेवलपमेंट का जो काम है, डेवलपमेंट वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसमें और पर्यावरण में संतुलन बनाया जा सके। और ये जो नया फैसला आया है, इस नए फैसले ने भी पुराने प्रयासों का समर्थन किया है, पुराने प्रयासों को और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, पैसे की कमी दूर होगी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को और दूसरे भी जहाँ पर भी पर्यावरण के लिए CSR से पैसा खर्च होगा वहाँ पर पर्यावरण को फायदा मिलेगा और पशु पक्षियों को फायदा मिलेगा। हालांकि ये जो फैसला है इसमें सिर्फ एक व्याख्या की गई है, कानून की व्याख्या की गई है, मतलब CSR में क्या क्या शामिल होगा। तो CSR में पर्यावरणीय जिम्मेदारियां, पर्यावरणीय रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शामिल होगी। लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि कंपनियां कहाँ, कितना, कब, कैसे खर्च करेगी, ऑडिट कैसे होगा, इस तरह की कोई क्लियरिटी अभी नहीं है। सिर्फ इतना कहा गया है कि कंपनियों को CSR के तहत पर्यावरण के लिए भी खर्च करना है। हालांकि अभी कोई फ्रेमवर्क नहीं आया है कि कहाँ, कितना, कब, कैसे खर्च होगा। यदि CSR के तहत कंपनियां पैसा खर्च करती हैं, CSR के तहत पर्यावरण में निवेश करती हैं, तो डेवलपमेंट्स काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में और दूसरी तरफ जो कंजर्वेशन के लिए कार्य किए जा रहे हैं उनमें टकराव नहीं होगा। दोनों काम कोएग्जिस्टेंस के साथ, दोनों काम साथ साथ पैरेलली चल सकते हैं। डेवलपमेंट भी हो सकता है और संरक्षण भी हो सकता है। हम डेवलपमेंट्स पशु पक्षियों के जीवन की, पशु पक्षियों के आवास की कीमत पर नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, कंपनियों की, सरकार की, कि पर्यावरण का संरक्षण भी किया जाए और इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाए कि पर्यावरण को कम से कम या हो सके तो कोई नुकसान ना हो। CSR की बात हो रही है तो CSR के बारे में डिटेल में जानना समझना जरूरी है। CSR का विचार इस अवधारणा पर है, CSR का विचार तब आया जब यह समझा गया, जब यह मान्यता बनी कि जो कंपनियां हैं ये सोसाइटी के और इन्वायरमेंट के जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके फ़ायदा कमाती है। तो कंपनियों के ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वे समाज के लिए और पर्यावरण के लिए पैसा खर्च करें। तो अपने आर्थिक लाभ का एक हिस्सा कंपनियों को वापस सोसाइटी को, वापस समाज को, वापस पर्यावरण को देना चाहिए। CSR का विकास धीरे धीरे हुआ है। CSR का जो विचार है 1950 के दशक में स्वैच्छिक गतिविधि माना गया था। अब स्वैच्छिक गतिविधि था और यदि पैसा खर्च करना था तो कौन पैसा खर्च करने का इच्छुक था? जो इच्छुक थे बहुत कम लोग थे और इससे पर्यावरण को और सोसाइटी को नुकसान हो रहा था। कंपनियां एक तरफ रिसोर्सेज का यूज़ करती हैं और रिसोर्सेज सारी सोसाइटी के होते हैं, देश के होते हैं और इन रिसोर्सेज की कीमत पर ही कंपनियां लाभ कमा रही होती हैं और इस लाभ का एक हिस्सा वापस सोसाइटी को मिलना चाहिए। 1990 के दशक में इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से जोड़ दिया गया और 2013 में कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 2013 के आर्टिकल 135 135 के तहत CSR को एक वैधानिक गतिविधि बनाया गया, वैधानिक दर्जा दिया गया और इसे कानून में शामिल करके इसे बाध्यकारी बनाया गया। CSR में जैसे हमने बात की कि कंपनी अधिनियम की धारा 135 में शामिल है, कानूनी रूप से बाध्यकारी, और भारत ऐसा पहला देश है जिसने CSR को कानूनी रूप से बाध्यकारी किया है। कौन कौन सी कंपनियों को CSR का पैसा देना होगा? तो जो कंपनियां साल भर में
500 करोड़ या उससे अधिक का नेटवर्थ कमाती है, 1000 करोड़ या उससे अधिक का टर्नओवर है और 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का टोटल नेट प्रॉफिट है, तो ऐसी कंपनियों को सीएसआर का पैसा देना होगा। कितना देना होगा? पिछले 3 साल में जो एवरेज प्रॉफिट हुआ है उसका कम से कम 2% सीएसआर के लिए खर्च करना होगा। यदि कंपनी अपनी इच्छा से ज़्यादा खर्च करना चाहे तो कर सकती है। और यदि कंपनियां खर्च नहीं कर पाती है तो उन्हें कारण बताना होगा कि खर्च क्यों नहीं हो पाया है, सरकारी कोष में या फिर पैसा जमा करना होगा, यदि कंपनियां सीएसआर में पैसा खर्च नहीं कर पाती हैं तो। एक समिति बनेगी हर कंपनी में, सीएसआर कमेटी। इसमें कम से कम 3 निदेशक होंगे और 1 इंडिपेंडेंट निदेशक होगा और ये लोग तय करेंगे कहाँ कैसा पैसा खर्च होना है, कितना पैसा खर्च होना है। सीएसआर के लिए मतलब बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर कंपनियां पैसा खर्च कर सकती हैं, जैसे गरीबी उन्मूलन के लिए काम कर सकती है, गरीबी को खत्म करने के लिए काम कर सकती है, शिक्षा के लिए काम कर सकती है, स्वास्थ्य के लिए काम कर सकती है, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जा सकता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया जा सकता है, स्वच्छ भारत अभियान के लिए काम किया जा सकता है, ग्रामीण विकास के लिए काम किया जा सकता है, कौशल विकास के लिए काम किया जा सकता है, दिव्यांग लोगों के लिए और वरिष्ठ लोगों के लिए काम किया जा सकता है, खेलों को बढ़ावा देने के लिए और आपदा प्रबंधन, आपदा राहत के लिए भी काम कर सकती है। सीएसआर में क्या-क्या शामिल नहीं किया जाएगा? तो सीएसआर में कंपनी की जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं, उनसे जुड़ी हुई गतिविधियां इसमें शामिल नहीं होगी, वरना ये कंपनी के अपने काम माने जाएंगे, सीएसआर नहीं माना जाएगा। केवल कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने तक ही योजना सीमित नहीं होनी चाहिए और राजनीतिक दलों को जो चंदा दिया जाता है कंपनियों की तरफ से, उसे भी सीएसआर में शामिल नहीं किया जाता है। सीएसआर इसलिए ज़रूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से जुड़ा हुआ है और पर्यावरण और समाज और हमारे शासन के ढांचे से जुड़ा हुआ है। जैसे हमने बात की कि कंपनियां समाज के, देश के रिसोर्सेज पर फ़ायदा कमा रही होती है, लाभ कमा रही होती है, प्रॉफिट बना रही होती है, तो उन्हें अपने लाभ का एक हिस्सा लोगों को वापस लौटाना चाहिए। सीएसआर के क्या-क्या लाभ हैं? जैसे हमने देखा, जितने भी क्षेत्रों में सीएसआर आएगा, शिक्षा के लिए हो, चाहे रोजगार के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे कौशल विकास के लिए हो, ये फ़ायदा हमारे देश को होगा, समाज को होगा। ऊपर से कंपनी के लिए भी अपनी ब्रांडिंग, अपनी छवि को सुधारने का एक अच्छा मौका है। लोगों में सामाजिक स्वीकृति लेने का अच्छा मौका है, लोगों में विश्वसनीयता बनाने का एक अच्छा मौका हो सकता है सीएसआर के माध्यम से। और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए, चूँकि रिसोर्सेज़ की ज़रूरत हमेशा से होने वाली है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी रिसोर्सेज़ की ज़रूरत होगी। केवल हम ही रिसोर्सेज को ख़त्म कर दें, यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यह सस्टेनेबिलिटी नहीं है, यह पर्यावरण के लिए खतरा है, यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा है। इसलिए ज़रूरी है कि वापस रिसोर्सेज में भी पैसा खर्च किया जाए, रिसोर्सेज का केवल एक्सप्लॉइटेशन नहीं बल्कि उसमें निवेश भी किया जाए, भविष्य के लिए उसे बचा कर रखा जाए। आलोचना भी होती है सीएसआर की, क्योंकि जो कंपनियां सीएसआर का पैसा खर्च नहीं करना चाहती, वे इसे एक अनिवार्य टैक्स की तरह देखती हैं, क्योंकि पैसा कंपनी को देना है और कंपनी देश को पैसा चुकाती है टैक्स के माध्यम से और ऊपर से सीएसआर भी देना होता है। तो कंपनियां कहती हैं, आलोचक कहते हैं कि यह एक प्रकार का अनिवार्य टैक्स बन चुका है और इस टैक्स से कंपनियों को नुकसान होता है। फिर दूसरी आलोचना की जाती है कि जो भी पैसा खर्च होता है, इसका हिसाब तो रखा जा सकता है, लेकिन पैसा जब खर्च हुआ, प्रभावी रूप से खर्च हुआ या नहीं हुआ, उसका फ़ायदा मिला या नहीं मिला, इसको लेकर भी कोई ऑडिट व्यवस्था नहीं है, इसको लेकर भी मूल्यांकन कमज़ोर है। ऊपर से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में असमानता है। अक्सर क्या करती हैं कंपनियां, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश नहीं करने आती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा नहीं खर्च करती हैं, शहरों के आसपास के इलाकों में पैसा खर्च होता है और शहरों को ही इसका फ़ायदा मिलता है। जबकि कंपनियों के पास जो रिसोर्सेज जाते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से, जंगल के क्षेत्रों से, अंदरूनी इलाकों से जाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान दें, ग्रामीण क्षेत्रों में भी निवेश करें। तो आलोचना में हम ये बात लिख सकते हैं, केवल पीआर गतिविधियों तक ही कंपनियां सीएसआर का पैसा खर्च करती हैं, मतलब जहां पर कंपनी को प्रचार करने का मौका मिलता है वहीं तक कंपनियां अपने सीएसआर का खर्च सीमित कर पाती हैं, जबकि ज़रूरतमंद लोग या ग्रामीण क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र या अंदरूनी इलाके इसके लाभ से छूट जाते हैं। भारत में सीएसआर का सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च हो रहा है वो शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में बहुत सीएसआर का पैसा खर्च हुआ है। पीएसयू कंपनियां ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं और कोविड-19 के दौरान भी जो पैसा खर्च हुआ सीएसआर में, उसे शामिल कर लिया गया। कंपनियों में कोविड-19 के दौरान जो राहत देने के लिए कार्य किए गए, उसे सीएसआर में शामिल किया था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम है आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स और ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और विश्व स्तर पर ये उड़ने वाले सबसे बड़े पक्षियों में से एक है। इसका आवास है भारत में राजस्थान,
गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। हमें इसके आवास पर ज़्यादा ध्यान देना है। IUCN की रेड लिस्ट में इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, उस पर भी ध्यान देना है। हो सकता है वैज्ञानिक नाम को भी याद रखना पड़े, तो आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स याद रखना है। इसके अलावा भारत में 4 प्रजातियां पाई जाती है, ये बात भी ज़रूरी है। और ये 4 प्रजातियां हैं लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन और मैक्वीन बस्टर्ड और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये 4 प्रजातियां हैं भारत में। और चूंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और इसकी जो प्रजातियां हैं, इनमें फ्रंटल विजन का अभाव होता है, मतलब सामने नहीं देख पाती हैं। तो इसके लिए ये बिजली की लाइनों से टकरा जाती है, बिजली के तारों से टकराती हैं और इनकी मौत हो जाती है। चूंकि ये एक संकेतक पक्षी है, बहुत कम संख्या में अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं, तो इनके स्वास्थ्य के लिए हमें संरक्षण करना होगा। और ये संकेतक प्रजाति होने के नाते हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य हमें बताती रहती है, हमारी ग्रासलैंड का स्वास्थ्य बताती रहती हैं। इनकी संरक्षण स्थिति देखें तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, IUCN की रेड लिस्ट में, साइट्स की शेड्यूल 1 में है, और कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज की भी लिस्ट 1 में है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की लिस्ट 1 में है। क्या क्या खतरे हैं इनके ऊपर? खतरे हैं कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियां, खनन, बुनियादी ढांचे का निर्माण, बिजली के तार, इनसे टकराकर मौत हो जाती है। ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर में इनके आवासों को खत्म कर दिया जाता है, ग्रासलैंड्स को खत्म कर दिया जाता है। और जब इनके आवास को खत्म कर दिया जाएगा तो इनके प्रजनन के लिए जगह नहीं बचेगी, और जब प्रजनन के लिए जगह नहीं बचेगी तो नए बच्चों का जन्म नहीं होगा, और बच्चों का जन्म नहीं होगा तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि इस प्रजाति का कोई भी जीवित जीव हमारे पास धरती पर ना बचे। संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं, पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से किए जा रहे हैं, वन्य जीव संस्थान की तरफ से किए जा रहे हैं, राजस्थान के वन विभाग की तरफ से भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर है जैसलमेर में, उसे याद रखना जरूरी है। AI के माध्यम से निगरानी होना और इंक्यूबेटर और सेंसर आधारित प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है। मेंस के लिए सवाल हो सकता है कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, को भारत में स्वैच्छिक अवधारणा से वैधानिक दायित्व बनाए जाने के औचित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। CSR की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु आवश्यक सुधारों पर चर्चा कीजिए। तो जैसे कि हमने देखा था कि CSR पहले तो स्वैच्छिक गतिविधि था, और CSR में भी पर्यावरण की गतिविधियों को अभी तक शामिल नहीं किया जा रहा था। इस फैसले से CSR में पर्यावरण के लिए होने वाला खर्च भी शामिल होगा, कंपनियों को पर्यावरण के लिए भी खर्च करना होगा, और जब इसे अनिवार्य बना दिया गया, वैधानिक दर्जा भी दिया गया, तो फायदे हुए हैं। और जब प्रश्न में आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए कहा जाता है तो हमें इसके पक्ष विपक्ष दोनों पर बात करनी है। हमने देखा है कि इनके फायदे क्या है और किस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है, और CSR को प्रभावशाली बनाने के लिए, इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है। जैसे हमने देखा कि कंपनियां केवल शहरी क्षेत्रों या शहरों के आसपास ही खर्च कर रही हैं, और इसके लिए कोई पुख्ता ऑडिट सिस्टम नहीं है कि CSR का पैसा जहां खर्च हुआ वहां पर फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में CSR को बढ़ाना होगा, दूसरी बात इसके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा ताकि इसकी प्रभावशीलता को, इसकी प्रभावकारिता को ऑडिट किया जा सके, आकलन किया जा सके, ताकि इसमें आने वाले समय में सुधार हो सके। यहाँ से हमारे लिए पहला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में CSR को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत वैधानिक माना गया। जी, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसे वैधानिक बना दिया है और इसको खर्च करना अनिवार्य है। कौन कौन सी कंपनियां खर्च करेगी, हमने पढ़ा है। वे सारी कंपनियां अपने पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का 2% खर्च करेंगी। CSR का न्यूनतम खर्च कंपनी के कुल टर्नओवर का 2% निर्धारित किया गया है। जी नहीं, टर्नओवर का नहीं बल्कि प्रॉफिट का, लाभ का 2%, वो भी पिछले 3 साल के औसत लाभ का 2% खर्च करेंगे। दूसरा सवाल है कि CSR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि CSR केवल निजी क्षेत्र की कंपनियों पर लागू होता है। नहीं, CSR निजी के साथ साथ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर की कंपनियों पर भी खर्च करने की बाध्यता होगी। सरकारी कंपनियां भी CSR खर्च करती हैं, और CSR खर्च करने में पब्लिक कंपनियां, मतलब सरकारी कंपनियां, सबसे आगे हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि CSR गतिविधियों में पर्यावरण संरक्षण शामिल किया जाता है या किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। CSR की गतिविधियों में इस फैसले के बाद इसे शामिल किया जाएगा, और कंपनियों पर यह दबाव होगा कि वे पर्यावरण के क्षेत्र में भी पैसा खर्च करें।
तीसरा स्टेटमेंट है कि राजनीतिक दलों को दिया गया चंदा CSR में शामिल होगा, तो चंदा CSR में शामिल नहीं होता। तीसरा सवाल है कि CSR से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि CSR समिति में कम से कम 3 निदेशक होने चाहिए। बिल्कुल सही है, हमने देखा था 3 निदेशक होने चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है कि CSR समिति में एक स्वतंत्र निदेशक होना अनिवार्य है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसमें मतलब CSR समिति में एक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। और तीसरा स्टेटमेंट है कि CSR गतिविधियां कंपनी के मुख्य व्यवसाय से संबंधित हो सकती हैं। नहीं, मुख्य व्यवसाय से संबंधित नहीं होनी चाहिए, दूसरे क्षेत्र होने चाहिए। जैसे हमने देखे थे, पूरी लिस्ट देखी थी कि कहाँ-कहाँ पर CSR का पैसा खर्च किया जा सकता है। चौथा स्टेटमेंट है कि PM केयर्स फंड में योगदान CSR के अंतर्गत मान्य है। PM केयर्स फंड में CSR के तहत दिया गया योगदान बिल्कुल मान्य है, यह बात भी सही है। चौथा स्टेटमेंट भी सही है, पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। चौथा सवाल है और उसमें पहला स्टेटमेंट है कि CSR का उद्देश्य समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। जी बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट CSR का संबंध केवल सामाजिक कल्याण से है, पर्यावरण से नहीं। पर्यावरण से भी है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है कि CSR का ट्रिपल बॉटम लाइन सिद्धांत से संबंधित है। ये बात सही है। ट्रिपल बॉटम लाइन का मतलब होता है पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट, मतलब सारी चीजों को साथ लेकर चलने का सिद्धांत है। चौथा स्टेटमेंट है कि CSR गतिविधियां कर्मचारियों के लिए अनिवार्य लाभों तक सीमित हो सकती हैं। तो CSR गतिविधियां कर्मचारियों के लिए अनिवार्य लाभों तक सीमित नहीं है। केवल कर्मचारियों को फायदा करने वाली बातें नहीं होनी चाहिए, केवल कर्मचारियों को फायदा करने वाली गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, बल्कि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा हो, ऐसी गतिविधियां होनी चाहिए। CSR का पैसा ऐसे चीजों में खर्च किया जाना चाहिए। पांचवा स्टेटमेंट है कि CSR को सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जोड़ा गया है। जी बिल्कुल सही है। पांचवा सवाल है कि भारत में CSR को अनिवार्य बनाया गया है क्योंकि केवल स्वैच्छिक CSR सामाजिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त नहीं था। बिल्कुल सही बात है। कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, सही रीजन है और इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि स्वेच्छा से कंपनियां पैसा खर्च नहीं करती है और इससे सामाजिक क्षेत्र को और पर्यावरणीय क्षेत्र को, समाज को भी फायदा नहीं होता और पर्यावरण को भी फायदा नहीं होता, क्योंकि पैसा खर्च ही नहीं होता है स्वेच्छा से। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।